Hello everyone. Today we are going to discuss intellectual property right. इसके बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशंस कह लीजिए, 3-4 हम आईपीआर की पढ़ेंगे। देन विपो क्या होता है, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, एडवांटेज क्या है आईपीआर के, आईपीआर इंडिया में कैसे चलता है, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का प्रोसीजर क्या है, अगर आपको किसी चीज़ पे पेटेंट को ऑब्टेन करना है तो क्या क्या प्रोसीजर से होके आपको जाना पड़ता है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है पेटेंट के, कॉपीराइट क्या होता है, एंड 2-3 स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस जैसे ट्रेडमार्क, ट्रेड ड्रेस, प्लांट वैराइटीज़, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इज़ अ टर्म रेफरिंग टू क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्ट फॉर विच अ मोनोपोली इज असाइन टू डेजिग्नेटेड ऑनर बाय लॉ। जैसे कि कोई भी चीज़ है जिसको आपने ही बनाया, मतलब ऑनर, उसके जो डेजिग्नेटेड ऑनर है वो आप हैं। तो आपने कोई चीज़ क्रिएट की है अपने इंटेलेक्ट से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, कोई चीज़ आपने क्रिएट की है, उसको आपको आपकी क्या बोला जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब और किसी ने उस चीज़ को नहीं देखा या डिस्कवर या कुछ नहीं किया था, सबसे पहले आप ही हो वो। तो इसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ टर्म रेफरिंग टू क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्ट फॉर विच अ मोनोपोली असाइन टू डेजिग्नेटेड ऑनर बाय लॉ। अब इसके लिए लॉ भी होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। तो आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ लीगल कंसेप्ट that confers right to the owner and creation of the work for their intellectual creativity। आपने अपने दिमाग से, अपने इंटेलेक्ट से कोई एक्टिविटी या कोई चीज़ क्रिएट की है तो उसको आपको राइट मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इतना टाइम अपना दिया है किसी चीज़ को और उसको और भी उसका उसी तरीके से फ़ायदा उठाएं या उस चीज़ को उसी तरीके से लें, तो आपके कुछ मतलब टाइम लगाने का या पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं बना ना। तो आपको उसके लिए राइट दिया जाता है, तो वो होता है आईपीआर। आईपीआर क्या है, आईपीआर आर द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू द क्रिएटर्स, क्रिएटर को जो दी जाती है। मतलब जैसे आपने कोई डिस्कवर की चीज़ तो आपको कुछ प्रोटेक्शंस मिलेंगी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट, ट्रेडमार्क, प्लांट वेराइटी राइट्स, ट्रेड डिज़ाइन एंड सम जुरिस्डिक्शन ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर द म्यूजिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है, म्यूजिक भी हो सकता है, लिटरेचर भी हो सकता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क, कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन, कोई भी फ्रेज, कोई सिंबल या कोई डिज़ाइन जो आपने ही डिस्कवर किया, वो सब इंक्लूड हो सकता है इसके अंदर। IPR grant exclusionary right to the creator or the inventor against any misappropriation or use of their work without his or her prior knowledge। उनकी प्रायर नॉलेज में दिए, मतलब उनको बिना बताए आप उनके किसी भी काम को यूज़ नहीं कर सकते, भले ही अच्छे तरीके से हो बुरे तरीके से हो। तो ये आईपीआर ऐसे राइट्स प्रोवाइड करता है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो ऑनर है, एक्चुअल ऑनर है उस वर्क का, वो आपके ऊपर केस कर सकता है। देन आईपीआर एस्टेब्लिश एन इक्विलिब्रियम बाय ग्रांटिंग राइट्स फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई चीज़ क्रिएट कर दी तो वो हमेशा उसके अंडर ही रहेगी। मतलब अगर कोई उसको यूज़ करेगा तो उससे पूरा टाइम उससे पूछना ही पड़ेगा। जो राइट ये दिया जाता है आईपीआर के अंडर, ये कुछ टाइम के लिए दिया जाता है किसी को, एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, कि इतने ड्यूरेशन तक ये काम आपका है। आपसे कोई भी ये चीज़ यूज़ करेगा तो आपसे पूछ के ही करेगा, फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। एवरी नेशन हैज़ फ्रेम्ड देयर ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो जैसा हमने पहले ही बताया था कि हम डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, उसके अंडर क्या क्या आता है, फिर आईपीआर क्या होता है, उसके बारे में हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। अब आता है विपो, मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो सभी नेशन ने अपने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को फ्रेम किया हुआ है, बनाया हुआ है, बट ऑन इंटरनेशनल लेवल इट इज़ गवर्न्ड बाय विपो। विपो है क्या, इट इज़ वन ऑफ द 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की जो 17 स्पेशल एजेंसी उनमें से एक है ये। 1967 में इसको क्रिएट किया गया था
किसके लिए? टू एनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी ताकि आप कर सकें, एंड टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उसको प्रोटेक्ट भी किया जा सके। जैसा कि आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर जो है, किसी ने कोई चीज़ क्रिएट की है तो कुछ टाइम के लिए उसको उसके ऊपर राइट मिलता है कि कोई यूज़ करेगा आपसे पूछ के। तो जब वो सामने वाला इंसान आपसे पूछेगा कि मैं ये चीज़ यूज़ करूँ, तो उसके लिए आपको जो है इंसेंटिव भी मिलता है, मतलब वो आपको पे भी करेगा उस चीज़ के लिए कि मैं आपकी ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको क्या एक स्पेशल वाली फीलिंग होती है ना, तो आप क्रिएटिव वर्क की तरफ थोड़ा एनकरेजमेंट होती है इससे। तो विपो का काम क्या है? एनकरेज करना क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए, और क्रिएटिव एक्टिविटी की तो उसको प्रोटेक्शन भी तो मिलना चाहिए, तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है। ये 2 काम है इसके। नेक्स्ट, द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इन 1883। 1883 में पेरिस कन्वेंशन थी जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए की गई थी। एंड बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क 1886 में बर्न में कन्वेंशन थी, वो थी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के प्रोटेक्शन के लिए। ये 2 कन्वेंशन थी जो सबसे पहले जिन्होंने किसको समझा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करना ज़रूरी है, उनको लॉ प्रोवाइड करना, उनको लीगली कुछ सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। अब ये दोनों टेरिटरीज जो हैं, पेरिस वाली और बर्न वाली, ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट किसके अंदर है? विपो के अंडर ही है। तो विपो कन्वेंशन ले डाउन फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द एक्टिविटी और वर्क दैट इज़ कवर्ड बाय आईपीआर। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, protection against unfair competition, invention of all the field of human endeavor, performance of artist, phonogram, broadcasting, trademark, service marks, commercial name, designs, or all the rights from intellectual activity in the industrial, scientific, literary और आर्टिस्टिक वर्क। लीजा से आप याद रख सकते हो, LISA मीन्स लिटरेरी, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक फील्ड में राइट प्रोवाइड करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ डील्स विद द रूल्स ऑफ सिक्योरिंग एंड एनफोर्सिंग लीगल राइट्स टू इन्वेंशन, डिज़ाइन एंड आर्टिस्टिक वर्क। फिर से वैसी बात ऐसे मतलब एक चीज़ को बार बार ही ऐसे रिपीट किया लेकिन लैंग्वेज अलग करके। तो द लॉ प्रोटेक्ट द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द इंटेंगिबल एजर्ट्स, और इट जस्ट अ लॉ दैट प्रोटेक्ट द ऑनरशिप ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उस पे आपको ऑनरशिप मिलती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है आईपीआर हमारा। इसके एडवांटेज क्या है? जैसा हमने बताया कि जो आईपीआर है ये क्या राइट प्रोवाइड करता है टू द क्रिएटर और इन्वेंटर, देयर बाय इंड्यूसेस देम टू डिस्ट्रीब्यूट और शेयर द इंफॉर्मेशन और डेटा इंस्टेड ऑफ कीपिंग इन कॉन्फिडेंशियल। अगर आपको आईपीआर के अंडर अपना कोई भी इन्वेंशन रखनी है तो ये एक कंडीशन है कि आपको उसके बारे में सब कुछ बताना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस बोला कि ये सपोज है कोई मशीन का इन्वेंशन आपने किया कि मैंने मशीन इन्वेंट कर दी, अब ये मेरे अंडर है और ये इस काम के लिए यूज़ की जाती है। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरा स्टार्टिंग से कब से वो आपने क्या आइडिया आपके दिमाग में आया, क्या किया, कैसे वो बनाई, कैसे वो बनी है, क्या काम वो करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, वो सब बताना होता है। तो इससे क्या हुआ, अगर आपको पेटेंट या कॉपीराइट किसी भी चीज़ का लेना है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंशियल रखने की बजाय पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। सेकंड है आईपीआर प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन एंड ऑफर्स देम इंसेंटिव फॉर देयर वर्क। इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन तो है ही है, साथ में पैसा भी मिलेगा। तो राइट्स जो राइट है ग्रांटेड अंडर आईपीआर एक्ट हेल्प इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देन आता है आईपीआर इन इंडिया। इंडिया में भी जैसे और जगह आईपीआर है तो इंडिया में भी है आईपीआर। वेदर दे कॉनॉट्स विद द कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और ये सब आता है इसके अंडर भी। तो 1999 मतलब 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर वो कुछ पास किए थे, जो वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस होती है उसके बेसिस पे या फिर इंडियन जो कंडीशन है उसको देख के 1999 में इन्होंने पास किए थे। कौन कौन से थे वो? द पेटेंट एक्ट 1999, सब 1999 के हैं पास किए हुए, तो वो आपको बस नाम याद रखना है और 1919 है एक्ट।
1999 द पेटेंट एक्ट। तो सबसे पहले 10 मार्च 1999 में इंडियन पार्लियामेंट में जो पेटेंट एक्ट था, पहले 1970 1970 का जो पेटेंट एक्ट था उसको दोबारा से अमेंडेड किया गया था 10 मार्च 1999 में। क्या हुआ इसमें, नया क्या हुआ, विच इन टर्न्स फैसिलिटेट टू एस्टेब्लिश द मेल बॉक्स सिस्टम फॉर फिलिंग पेटेंट्स। पेटेंट अगर आपको भरना है, मतलब पेटेंट किसी चीज़ का लेना, तो एप्लीकेशन लिखते थे, तो उसके लिए मेल बॉक्स सिस्टम नया लॉन्च किया था। एंड अकॉर्ड्स विद द एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 years। देन द ट्रेडमार्क बिल 99, ये भी इंडियन पार्लियामेंट में, ये ड्यूरिंग विंटर सेशन जो था, विंटर में जैसे जो सेशन हुआ था उसमें आए थे। ये तो 10 मार्च का पेटेंट एक्ट। ट्रेडमार्क वाला जो है वो हमारा है 30 दिसंबर 99 का। और इसने किसको रिप्लेस किया था, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958, उसको रिप्लेस करके ये नया एक्ट बना था। देन आता है द कॉपीराइट एक्ट 1999 वॉज पास्ड बाय अपर और लोअर हाउस हैं जो पार्लियामेंट के, उन्होंने पास किया था, और फिर इंडियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन किया था। ये भी 30 दिसंबर 1999। देन इज द सुई जेनरिस लेजिस्लेशन। It is approved by both the houses of Indian Parliament 23 दिसंबर 1999 को। एंड इसको क्या नाम दिया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स बिल 1999, ये नाम दिया गया इसको। देन एक पास किया था इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बिल 1999, ये अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है, उन्होंने पास किया था बाय रिप्लेसिंग द डिज़ाइन एक्ट 1911। एक था पेटेंट बिल 1999, ये भी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने अमेंड किया था दोबारा से, जो 1970 वाला था उसको सेकंड टाइम अमेंड करके बनाया था। और ट्रिप्स है जो TRIPS, उसके साथ पास किया था। ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स इज अ एक्रोनिम फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट था ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जो किसके अंडर या किसके एडमिनिस्ट्रेशन में चला था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। इसने क्या किया, दैट सेट डाउन द मिनिमम स्टैंडर्ड्स, मिनिमम स्टैंडर्ड को ये रखे इन्होंने फॉर द many forms of intellectual property regulation as applied to nations of other WTO members। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशन क्या, कैसा, किस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताए थे इसने। जो ट्रिप्स है वॉज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ यूरगे राउंड ऑफ जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एंड ट्रेड्स 1994। जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट था, इसने क्या किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को इंट्रोड्यूस किया इनटू द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये अब तक का मोस्ट कम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट था ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको IPR के नाम से भी आ सकता है। तो IPR में आपको उसकी डेफिनेशन, पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, फिर विपो क्या है, विपो की इम्पोर्टेंस कैसे कैसे वो बना और क्या क्या काम वो करता है, एडवांटेज क्या है IPR के, इंडिया में कैसे चलता है IPR, वो बताना है। नेक्स्ट जो दूसरा अलग से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है पेटेंट का। ठीक है, पेटेंट क्या होता है, कैसे उसका प्रोसीजर है, कैसे पेटेंट लिया जाता है, वो अलग से भी पूछ सकते हैं आपको। तो पेटेंट क्या है, अ पेटेंट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव ऑनरशिप राइट्स ग्रांटेड बाय अ सोवेरियन स्टेट टू द इन्वेंटर और असाइनी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ डिटेल पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एन इन्वेंशन। आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो उसके लिए क्या आपको जो गवर्नमेंट है आपकी वो पेटेंट प्रोवाइड कर सकती है, एक एक्सक्लूसिव ऑनरशिप राइट है कि वो आपका ही होगा फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए ही दिया जाएगा आपको। इन एक्सचेंज आपको ये मिल रहा है हक, तो उसके एक्सचेंज में आपको क्या करना है, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन, आपकी इन्वेंशन को पब्लिक को बताना पड़ेगा। तो पेटेंट आर द फॉर्म्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और किस एस्पेक्ट से हम पेटेंट को देख सकते हैं, एक्सक्लूसिविटी ऑफ द राइट इम्प्लाइज दैट नो वन एल्स कैन मेक, आपके अलावा उसको कोई बना नहीं सकता, यूज़ नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर या मार्केट नहीं कर सकता उस इन्वेंशन को विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट होल्डर।
जिसने पेटेंट को होल्ड किया है, जो मेन इंसान है जिसने उस चीज़ को बनाया, उससे पूछे बिना आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ठीक है। बल्कि इसके अलावा जो यूज़ है या एक्सप्लॉयटेशन है पेटेंट का, वो किसके अलावा किससे इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ द कंट्रीज। जिस कंट्री ने जो पेटेंट प्रोवाइड किया उसमें कैसे लॉज चलते हैं, कैसे कंडक्ट होती है सारी चीज़ें, उस पर भी डिपेंड करता है उस पेटेंट का यूज़ होना या एक्सप्लॉयट होना। तो दीज लॉ में रिलेट टू द हेल्थ, सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा। पेटेंट इज अ लॉ, इज अ प्रॉपर्टी राइट एंड हेंस इट कैन बी गिफ्टेड। पेटेंट को आप गिफ्ट भी कर सकते हो, इनहेरिटेड भी हो सकता है, असाइंड, सोल्ड या लाइसेंस्ड भी होता है। एज द राइट इज कन्फर्ड बाय द स्टेट, आप जहाँ रह रहे हो वो आपको पेटेंट देगा ये, तो इट कैन बी रिवॉक्ड बाय, वो आपसे वापस भी ले सकता है। ऐसा नहीं है एक बार पेटेंट दे दिया तो कुछ सालों के लिए वो आपका ही हो गया। अगर कुछ भी मिसयूज हुआ या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि सही नहीं है, तो वो आपसे वापस भी ले सकते हैं वो, ठीक है। इट इज़ रिवॉक्ड बाय द स्टेट अंडर वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। इवन द पेटेंट, चाहे आपने पेटेंट वो सोल्ड भी कर दिया हो या किसी को बेच दिया हो, तो भी वो वापस ले सकते हैं, ठीक है। द पेटेंट राइट इज टेरिटोरियल इन नेचर। टेरिटोरियल इन नेचर, जहाँ पे आपको पेटेंट चाहिए, जिस कंट्री में आपने यहाँ कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की है तो उसके लिए पेटेंट आपको इंडिया में ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर पेटेंट चाहते हैं उस चीज़ का, तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, उस कंट्री के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग पेटेंट की एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। उनको ठीक लगा तो वो आपको पेटेंट वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। द पेटेंटी, जो जिसने पेटेंट लिया है, मस्ट डिस्क्लोज द इन्वेंशन इन द पेटेंट डॉक्यूमेंट फॉर पीपल टू प्रैक्टिस इट आफ्टर द एक्सपायरी। जैसे ही पेटेंट की जो टर्म होती है कि इतने टाइम तक रहेगा, वो टर्म फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसको लोग यूज़ तो कर सके ना, इसके लिए उसको इन्वेंशन को पहले अच्छे से डिस्क्लोज करना होगा। या फिर पेटेंट की वो जो पेमेंट रहती है, मेंटेनेंस फी रहती है, उसको नहीं दे पाया तो भी पेटेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इन दो कंडीशन में, या तो पेटेंट की एक्चुअल जो टर्म है वो कंप्लीट होगी तब, या फिर पेटेंट की मेंटेनेंस फ़ी नहीं भर पाया तब, तो वो पेटेंट दूसरे लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पहले उसको डिस्क्लोज़ करना होता है इन्वेंशन को। Disclosure of an invention is a legal requirement for obtaining a patent. Patent can be obtained only if the invention is novel. अगर इन्वेंशन नॉवल है, नई है, बिल्कुल किसी ने पहले इन्वेंट किया ही नहीं वो चीज़, ना देखी है, तभी उसका फ़ायदा है, तभी आपको पेटेंट मिलेगा। और पब्लिक ने कोई भी पब्लिकेशन के थ्रू या कोई उसको यूज़ ना करता हो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ग्लोबल स्टेट ऑफ आर्ट। नोवेलिटी ऑफ इन्वेंशन कैन बी सीज्ड इफ डिस्क्लोज्ड बाय ऑरल डिस्क्रिप्शन। नोवेलिटी, सपोज आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है लेकिन वो अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को, इस सेमिनार हुआ कि 500 लोग इकट्ठा हुए और आपने ओरल प्रेजेंटेशन कर दिया उसका कि मैंने ये चीज़ इन्वेंट की है और ये सब है, तो पेटेंट आपका तब भी सीज किया जाएगा। मतलब ऐसे नहीं कर सकते। पेटेंट अगर लेना है तो पहले किसी को उसके बारे में नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। द पेटेंट सर्च इज एसेंशियल और क्रिटिकल फॉर ascertaining novelty, as most of the information reported in patent document does not usually get published anywhere else, or it is published in technical literature after a fairly long gap. देन आता है हमारा प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग अ पेटेंट। पेटेंट को आपको लेना है तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट। आपको एप्लीकेशन तो लिखनी पड़ेगी ना, कोई चीज़ किसी से चाहिए तो उसके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना, तो सबसे पहले एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी उसके लिए। फिर आपको पता भी होना चाहिए कि एप्लीकेशन दें कहाँ, तो होम टू अप्लाई। इसके स्टेप्स याद रखने हैं आपने, कैसे। फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, देन होम टू अप्लाई, थर्ड इज़ कोई चीज़ आप किसी से ले रहे हैं, हक ले रहे हैं कोई, तो उसके बारे में पूरा बताना पड़ेगा ना आपको, तो प्रोविजनल या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उसका देना पड़ेगा, विवरण जो हम कहते हैं ना, कि पूरा अच्छे से बयान करना किसी चीज़ को। देन फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे उसके साथ और फ़ी भरनी पड़ेगी, तो डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ी, ये सब भरने के बाद ये आपने कर दिया अपना काम। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी वो चीज़ जो आपने दिया है, इन्वेंशन आपकी, वो पब्लिश करें वो। तो पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, कि मेरी वो चीज़
पब्लिश करो उसके लिए भी आपको अलग से एप्लीकेशन देनी होती है। आफ्टर दैट उस एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन के लिए, अब मैंने की एप्लीकेशन भेजी, ये मेरा पूरा रिसर्च था जो मैंने किया या इन्वेंशन थी जो मैंने की, उसके लिए अब आप उसको एग्जामिन कर लो। क्योंकि क्या होता है, पेटेंट के अंडर में बहुत टाइम तक ये 1.5 2 साल 3 साल तक ऐसे चीज़ें रहती हैं, वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ चलता रहता है या फिर एग्जामिनेशन के अंडर ही, तो आपको पता नहीं चलता है कि शायद जो आपने सोचा इन्वेंट किया वो पहले ही कोई इन्वेंट कर चुका हो। तो उसके लिए आप क्या देते हो, एप्लीकेशन देते हो एग्जामिनेशन के लिए, ताकि वो आपके इन्वेंशन को देख सकें। आफ्टर एग्जामिनेशन अच्छे से उसने एग्जामिन कर लिया कि आपकी जो इन्वेंशन है वो बिल्कुल नई है, नॉवल है, तो वो आपको क्या करेंगे, लास्ट स्टेप ग्रांट द पेटेंट, वो आपको उस चीज़ का पेटेंट दे देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन ऑफ फॉर पेटेंट। जो एप्लीकेशन दी जाती है उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में है वो, मतलब एक सीक्वेंस है उसका, पेटेंट ऑफिस में फिल की जाती है। अगर सपोज जो एप्लीकेशन भर रहा है, मतलब जो एप्लीकेंट है वो ही इन्वेंटर है, तो उसको देना पड़ेगा क्लेम कि मैं ही इस चीज़ का ट्रू इन्वेंटर हूँ और फर्स्ट इन्वेंटर हूँ। अगर सपोज जो क्लेम कर रहा है वो, मतलब जो एप्लीकेंट है, जो क्लेम करने वाला है वो खुद नहीं आया है, तो उसको डिक्लेरेशन की फॉर्म में देना होगा ना, आई डिक्लेयर दैट द एप्लीकेंट, ये नाम वाला जो है वो ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर है उसका, तो डिक्लेरेशन की फॉर्म में देना है। देन आता है होम टू अप्लाई। 4 पेटेंट ऑफिस हैं इंडिया में, हम तो इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया में 4 पेटेंट ऑफिस हैं इसके लिए, MCDC से याद रखना, मतलब मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई में, तो वहाँ पे ये अप्लाई करना है आपको। नेशनल इंटरनेशनल, मतलब इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए उसके पास। बाकी अगर कोई एप्लीकेंट है जो फॉरेनर है, मतलब दूसरी कंट्री का है, लेकिन उसको इंडिया में पेटेंट चाहिए, उसके पास कोई बिजनेस प्लेस ऐसे इंडिया में है नहीं, तो उसको इंडियन पेटेंट एजेंट के थ्रू ही वो अपनी पेटेंट एप्लीकेशन दे सकता है। देन आता है प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। जब आप एप्लीकेशन देते हो पेटेंट के लिए, तब आपको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन उसके साथ दे देना है कि, मतलब इन शॉर्ट आपके इन्वेंशन को बताना। फिर उसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 12 महीने के अंदर अंदर, मींस 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना है आपकी रिसर्च का। और अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको जो है वो अबॉर्न कर दिया जाएगा, मतलब उसको रद्द कर दिया जाएगा। द मेथड्स बाय विच इन्वेंशन इज कैरिड आउट शुड बी फुली डिस्क्राइब्ड। जो एप्लीकेशन फुली डिस्क्राइब करके एट द एंड एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है, इट क्लेम्स डिफाइनिंग द स्कोप इन्वेंशन फॉर विच द प्रोटेक्शन इज क्लेम्ड। आपको बताना है कि क्या स्कोप है आपकी इन्वेंशन का और क्यों आपको इसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए, लास्ट में ये बताना है। देन फोर्थ पॉइंट इज डॉक्यूमेंट एंड फी। डॉक्यूमेंट में बहुत सेट ऑफ फॉर्म जो हैं वो सबमिट करने होते हैं पेटेंट ऑफिस में आपको। तो फॉर्म सबमिट ऑनलाइन भी कर सकते हो, www.ipindiaonline.government.in इस पे। इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ 3 डिजिटल सर्टिफिकेट। अब सबमिट करने के लिए हमारे पास फॉर्म नंबर यहाँ पे दिए हैं इन्होंने कि फॉर्म नंबर 1 2 3 5 9 और 10, ये फॉर्म नंबर है। तो सबसे पहले 1 2 3 और 5 नंबर का फॉर्म भरना होता है। फिर आपको वो एक पेटेंट एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद फॉर्म नंबर 9 और 10 भरना होता है। 9 वाला ऑप्शनल है, भर भी सकते हो नहीं भी, 10 वाला तो मैंडेटरी है। फिर नेक्स्ट इसमें बताया गया है या हमें क्या जानना है कि जो आप भरते हो वो फॉर्म 1 2 3 5 9 और 10, उनमें क्या क्या फ़ी लगती है और कौन से मैंडेटरी हैं और उनका टाइटल क्या है। तो फॉर्म नंबर 1 जो है वो क्या है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। पेटेंट के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं वो फॉर्म नंबर 1 है, उसके लिए फ़ी होती है 1000 रुपीज़। और अगर काफ़ी सारे लोग, कोई लीगल एंटाइटी दे रही है अपने पेटेंट के लिए, तो 4000 फीस लगती है, मतलब इंडिविजुअल से 4 गुना रखनी है, आपने ये याद रखना। और ये फर्स्ट फॉर्म मैंडेटरी है, भरना ही होगा। सेकंड इज प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का फॉर्म है, उसके लिए कोई फ़ी नहीं है और लेकिन ये भरना मैंडेटरी है। थर्ड इज स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग अंडर सेक्शन 8, ये भी भरना ज़रूरी है पर फ़ी नहीं है इसके लिए कोई। 5 नंबर का फॉर्म क्या है, डिक्लेरेशन, उसके लिए भी कोई फ़ी नहीं है लेकिन मैंडेटरी है भरना। देन आता है 9 नंबर का फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर पब्लिकेशन, इसके लिए 2500 रुपये
लगेगा, और लीगल एंटाइटी हो तो 10,000। ये ऑप्शनल है, ये आप भर भी सकते हो, नहीं भी। देन आता है 10 नंबर फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, सॉरी रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी 2500 रुपीज़ लगेंगे इंडिविजुअल के, और लीगल एंटाइटी है तो 10,000, और ये मैंडेटरी है। ठीक है। फिर इन्होंने और फी बताई है, जब आप पेटेंट के लिए स्पेसिफिकेशन देते हो ना, उसके लिए एक्सप्लेनेशन देते हो कि कैसे कैसे आपने क्या किया, उसके लिए आपको 30 शीट प्रोवाइड की जाती है। अगर उससे ज़्यादा शीट पे आपको लिखना है या स्पेसिफिकेशन देनी है तो आपको 100 रुपीज़ पर शीट देने पड़ेंगे, या फिर अगर 400 रुपये पर शीट भी देना पड़ता है। देन एक आता है पेटेंट स्पेसिफिकेशन में 10 क्लेम आप कर सकते हो। कोई भी क्लेम अगर कर रहे हो तो 10 क्लेम मैक्सिमम कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपको क्लेम करना है तो आपको चार्ज लगेगा, तो 200 पर क्लेम या फिर 800 पर क्लेम आपको देना पड़ेगा। फिर रिन्यूअल फ़ी यहाँ पे बताई गई है पेटेंट की, 2 to 6 ईयर पे है हमारी, इंडिविजुअल के लिए 500 और लीगल एंटाइटी के लिए 2000। 7 to 10 ईयर्स के लिए 1500 है, और लीगल एंटाइटी के लिए 6000। 16 to 20 ईयर्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल के लिए 5000 और लीगल एंटाइटी के लिए 20,000। देन आता है पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। पेटेंट एप्लीकेशन शेल बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल जर्नल ऑफ द पेटेंट ऑफिस ऑन एक्सपायरी ऑन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। आपने जब से एप्लीकेशन भरी है उससे लेकर 18 महीने के अंदर पब्लिकेशन होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन का इन ऑफिशियल जर्नल ऑफ पेटेंट ऑफिस। और एवरी एप्लीकेशन शेल बी पब्लिश्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड। ये जो पीरियड बताया है इसके एक्सपायर होने से पहले आपको भरना ही है वो एप्लीकेशन। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें नहीं भी भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? वेयर सीक्रेसी डायरेक्शन इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 35, हैज़ बिन अबॉन्डेड अंडर सेक्शन 9 और हैज़ बिन विदड्रॉन 3 मंथ प्रायर टू द पीरियड स्पेसिफाइड। फिर आता है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। जब से आपने फॉर्म भरा तब से लेके 48 मंथ के अंदर तक जो है वो आपको अब एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। या तो एप्लीकेंट भरे या कोई अदर इंटरेस्टेड पर्सन जो एग्जामिनेशन चाहता है उस एप्लीकेशन की, उसको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट आपने नहीं भरी तो फिर आपकी एप्लीकेशन को जो है वो विड्रॉ कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो दोबारा रिवाइव्ड नहीं हो सकती। सपोज आपने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन तो दे दी लेकिन एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं दी फिर 48 मंथ के अंदर अंदर अंदर, तब आपका जो भी इन्वेंशन थी वो क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन थी वो रद्द कर दी जाएगी और रिवाइव्ड नहीं होगी वो दोबारा। द एग्जामिनर मेक सर्च इन पेटेंट ऑफिस फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रायर। अब जो एग्जामिनर है जो आपके पेटेंट को देख रहा है, अब वो क्या करेगा, पेटेंट ऑफिस में जाके देखेगा कि इससे पहले की कोई एप्लीकेशन आई है, वो पेटेंट जो वो मांग रहा है वो पहले किसी और की इन्वेंशन तो नहीं है, या पहले ही पब्लिश्ड या किसी ने क्लेम तो नहीं किया हुआ है, या फिर कोई एक्सपायर्ड पेटेंट है जो, या फिर एग्जिस्टिंग कोई भी पेटेंट है उसी से कुछ लिया हुआ सब्जेक्ट तो नहीं है। ये सब अच्छे से जांच करेंगे वो, और उसके अकॉर्डिंग ये एक रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है। अब पेटेंट ऑफिस में अगर एग्जामिनर को कुछ चीज़ें लग रही है, किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन है, तो वो एप्लीकेंट को से कम्युनिकेट करेगा और वो चीज़ें बताएगा। आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्शन, जैसे ही जो एग्जामिनर ने जो भी ऑब्जेक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सब चीज़ों को रिमूव कर दिया उसकी, तो वो आपको जो है वो लास्ट स्टेप क्या है हमारा, ये जो कंट्रोलर है वो आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को एक्सेप्ट करेगा, एडवर्टाइज कर देगा उसको ऑफिशियल गैजेट में, और आपको पेटेंट ग्रांट कर देगा, दे देगा पेटेंट। जैसे ही आपको पेटेंट मिला, एज सुन एज पॉसिबल विद द सील ऑफ पेटेंट ऑफिस की सील लग जानी चाहिए उसके ऊपर। डेट ऑफ पेटेंट ग्रांटेड, जो जिस डेट से दिया है वो वहाँ पे रजिस्टर में एंटर कर लेना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है पेटेंट के? टू एनकरेज द साइंटिफिक रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को एनकरेज करना, टेक्नोलॉजी को या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, इंडस्ट्री की उसको एक्सेलरेट करना, और जो इन्वेंटर है उसको क्या करना ताकि वो अपनी डिस्कवरी को डिस्क्लोज कर सके। ये ऐसा नहीं है कि अब सीक्रेट बना के उसको रख लिया, आपने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी तो आपने तक ही सीमित रखो और यूज़ करो और ऐसे ही रहने दो। वो क्या करते हैं, इन्वेंटर को प्रमोट करता है या फिर एनकरेज करता है ताकि वो अपनी डिस्कवरी को डिस्क्लोज करें।
to offer a reward for expenses of developing invention to the stage at which they are commercially practicable, to provide inducement to invest the capital in new lines of production. देन आता है कॉपीराइट. कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट गिव्स द क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क एक्सक्लूसिव राइट. किसी भी चीज़ पे आपको एक्सक्लूसिव राइट देने हो तो वो कॉपी, अभी इनका एरिया अलग है. पेटेंट किस चीज़ का आप ले सकते हो, कॉपीराइट किस चीज़ का, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन है वही. आईपीआर के अंडर ही आता है. कॉपीराइट में भी वही होता है कि जो ओरिजिनल वर्क जिसका वो है, उस क्रिएटर को उस चीज़ का कॉपीराइट दिया जाता है. मिनिमम पीरियड इसका 50 ईयर्स से आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर. डेथ के बाद भी कॉपीराइट में अप्लाइड टू द वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव या इंटेलेक्चुअली आर्टिस्टिक फॉर्म या वर्क उनको इंक्लूड करता है. ये क्या क्या आता है इसके अंडर? सब्जेक्ट मैटर क्या है? ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप. मेन फील्ड इसके क्या है? प्रिंटिंग है, जैसे सॉफ्टवेयर है. एंटरटेनमेंट वाला जो फील्ड है, ब्रॉडकास्टिंग का, पेंटिंग, ड्राइंग, कोरियोग्राफी, मोशन पिक्चर्स, थीसिस या लिटरेरी वर्क, वो सब आते हैं कॉपीराइट के अंडर. कॉपीराइट के एक्सेप्शंस क्या हैं? अब कॉपीराइट विल नॉट प्रोटेक्ट द नेम ऑफ प्रोडक्ट, बिजनेस, organization, group, pseudonyms of the individual या title of the work या listing of ingredient in the recipe, labels या formulas, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता कॉपीराइट. फिर एक आता है ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क क्या होता है? रिकॉग्नाइजेबल साइन है या डिज़ाइन है या एक्सप्रेशन है जो डिस्टिंग्विश करता है ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ पर्टिकुलर ट्रेडर. कोई ट्रेडर अगर है, उसके द्वारा बनाया होगा कोई भी साइन, डिज़ाइन या एक्सप्रेशन जो उसके प्रोडक्ट को उसी की तरीके से सिमिलर वाले से अलग करता है. सपोज किसी की मिल्क की कोई फैक्ट्री है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो उसने कोई नई फैक्ट्री खोली या नया कुछ इंडस्ट्री डिज़ाइन की है. तो अभी जैसे और बाकी जो जो मिल्क के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, विटा, अमूल, ये सब, तो उनके सिंबल या उनके साइन, डिज़ाइन या एक्सप्रेशन से अलग आपको अपना एक्सप्रेशन अलग से बनाना है. वो क्या कहा जाएगा? आपका ट्रेडमार्क. तो ट्रेडमार्क का ऑनर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी, या फिर लीगल एंटाइटी भी हो सकती है. ट्रेडमार्क कहाँ लोकेट होना चाहिए? ऑन द पैकेज, लेबल या वाउचर या प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर भी जो है वो ट्रेडमार्क हो सकता है, या कंपनी की जो बिल्डिंग है उस पर भी. देन आता है ट्रेड ड्रेस. ड्रेस क्या मतलब होता है? जो हम पहन रहे हैं ना, जैसे स्कूल की क्या हमारी यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म को देख के क्या आप पहचान जाते हैं ना लोग कि ये इस स्कूल का बच्चा होगा. तो ट्रेड ड्रेस क्या होती है? ये एक लीगल टर्म है आर्ट का, दैट जनरली रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विजुअल अपीयरेंस. प्रोडक्ट की विजुअल अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए, पैकेजिंग की या फिर बिल्डिंग की बात करें तो डिज़ाइन इस तरीके का हो कि उसको देख के ही पहचान जाए, या फिर वो कस्टमर भी उसको देख के पहचान जाए ये इस कंपनी का है या इस ट्रेड का है. ठीक है. तो ट्रेड ड्रेस क्या है? सपोज आपने कोई एक नई शॉप ओपन की है या नई कोई इंडस्ट्री जिसमें हर तरीके का सामान बनता है, कपड़े, खाने पीने का, सब कुछ. ठीक है. लेकिन आपने क्या किया, जो पैकेजिंग आप करके देते हो, एट द एंड प्रोडक्ट किसी ने खरीदा, लेकिन जो आप प्रोडक्ट उनको बाहर बेचते हो वो सेम पैकेजिंग में, सपोज येलो कलर की पैकेजिंग में आप उसको देते हो, तो येलो कलर की आपका कोई एक ड्रेस जैसा बना लिया आपने. जो भी प्रोडक्ट देंगे वो येलो कलर में ही देंगे, तो वो आपकी एक ट्रेड ड्रेस जैसा हो जाएगा. देन आता है ट्रेड सीक्रेट्स. सीक्रेट्स मीन्स इज अ फॉर्मूला और प्रैक्टिस और प्रोसेस, डिज़ाइन, इंस्ट्रूमेंट, पैटर्न और कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉन जर्नली नॉन, जो जर्नली नॉन ना हो, और रीजनेबली असर्टेनेबल बाय विच अ बिजनेस कैन ऑब्टेन एन इकोनॉमिक एडवांटेज ओवर कंपटीटर और कस्टमर. देन आता है प्लांट वेराइटीज़. इसी तरीके से आईपीआर का ही चल रहा है, तो इसमें भी प्लांट में क्या होगा, प्लांट की जो वैरायटीज़ हैं उसके ऊपर आपको राइट मिलता है कि जो प्लांट की आपने वैरायटी बनाई है, जहाँ पे वो पैदा हो रही है, प्रोपेगेटिंग मटेरियल कैसा है उसका, या फिर वो जो प्लांट की वैरायटी है वो नोवल होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अगर आपको उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन या फिर पेटेंट लेना है. देन आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट प्रोटेक्ट द विजुअल डिज़ाइन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट प्योरली यूटिलिटेरियन. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ शेप. कोई भी एक शेप, कन्फिगरेशन या कम्बिनेशन है पैटर्न का, या फिर कलर जो 3D हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं,
वो हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आएगा। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कैन बी 2 और 3 डायमेंशनल पैटर्न यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट। तो ये क्वेश्चन जब भी आता है या तो आपको डायरेक्ट आईपीआर के नाम से ही आएगा, तो उसमें आपको जस्ट उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन के 4-5 पॉइंट, फिर विपो के बारे में, फिर एडवांटेज क्या है और इंडिया में आईपीआर क्या है, इतना लिखना है। वो डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, ट्रिप्स तक। देन उसके बाद अगर आपको पेटेंट पूछा जाए, पेटेंट के बारे में, तो पेटेंट क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स थे, और फिर स्टेप्स क्या है पेटेंट को ऑब्टेन करने के, वो सब बताना है। ठीक है, ये अलग से कॉपीराइट और ये सब इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, तो आपको आईपीआर ही पूछेंगे, उसमें आपके पास लिखने के लिए बहुत मैटर होगा, या फिर पेटेंट वाला पूछा जाता है। थैंक यू।